तो हाय हेलो, ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। ये एक जनरल वीडियो है, किसी बायो के बच्चे के लिए नहीं है, किसी भी साइंस के बच्चे के लिए नहीं है। ये किसी को भी समझ में आए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस तरीके से एक जनरल वीडियो, सबको एक नॉलेज हो, सब तक ये बात पहुँचे और सब इस बात को समझें, उसके लिए है। तो ये जो बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आप समझ लीजिए सबसे पहले तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कुछ पार्ट हैं वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, यह है फीमेल ह्यूमन में। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में 1 ओवरी होती है, बिकॉज क्योंकि उनको फ्लाई करना पड़ता है, ऊंचे डिस्टेंस पे जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनमें वेट कम हो। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आजकल के जो एरोप्लेन बने हैं वो भी उन्हीं को देख के, नेचर से देख के एडमायर किए जाते हैं, ताकि कितना कम से कम लगेज आप लें और उतना वो फ्लाइट कर सकें। इसीलिए 1 ओवरी दी जाती है। और हमारी बॉडी में भी अगर हम बात करें 2 ओवरी, तो दोनों ओवरी काम करती हैं, ऐसा नहीं है। एक मंथ में ये वाली ओवरी काम करेगी तो अगले मंथ में ये वाली ओवरी काम करती है। बिल्कुल बेसिक से मैं बोलूँगा ताकि हर बंदा समझ जाए, हिंदी के भी शब्द और इंग्लिश के भी होंगे, हर किसी को कनेक्ट कर सकें। देखो जो ओवरी होती है वो पर मंथ में, ये नॉर्मल डायग्राम है, पर मंथ में ओवरी जो है एक ओवम निकालती है। ओवरी ने एक ओवम निकाला, इसे कहेंगे हम ओवम। अब ये जो ओवम, जो हमने एक लाइन में बोल दिया कि एक ओवरी एक ओवम निकालती है, इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को आपको समझना है कि ओवम निकलता कैसे है। और एक मैं ओवरव्यू देता हूँ। जैसे अगर ओवम निकला, अगर ओवम बना बॉडी के अंदर, तो ओवम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। ओवम जो होगा हैप्लॉइड होगा। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड, कई लोगों को हैप्लॉइड डिप्लॉइड वर्ड समझ में नहीं आएगा, वो मैं समझाता हूँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है। हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड इन द सेंस हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है। 46 मैं बोल लूँ डायरेक्ट, या मैं बोलूँ 23 का पेयर है क्रोमोजोम का हमारी हर सेल के अंदर। ये डिप्लॉइड है, डबल। अगर मैं 23 का पेयर बोल रहा हूँ तो कुछ एक पेयर कुछ ऐसे रखा होगा, जैसे जोड़ी, जूते की जोड़ी होती है, एक जोड़ी मतलब 2 जूते, तो वैसे ही एक पेयर हो गया। तो 23 का पेयर होगा तो डिप्लॉइड, DIPLOID, डिप्लॉइड, डाई मतलब हमेशा 2। तो हमारी बॉडी 2 इन जोड़ों में रहेगी, क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं ये। और मैं बात करूँ हैप्लॉइड की, तो हमारा जो ओवम होता है, जो फीमेल का ओवम होता है, वो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड है। तो अगर हमारे डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो हैप्लॉइड में हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो आधा कितना रहेगा, इस सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम रहेंगे टोटल। और बाकी जो सेल होती हैं, जैसे कि कार्डियक सेल हो गई, लिवर सेल हो गई, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो डिप्लॉइड होती हैं सभी सेल्स। तो एक हैप्लॉइड सेल ये हो गई। और मेल के अंदर से जब कभी भी कोइटस हुआ या कॉपुलेशन हुआ तो यहाँ से स्पर्म जाएंगे, और स्पर्म यहाँ पे जाके ओवम से फ्यूज कर जाएंगे। ये रहा स्पर्म, ओवम से फ्यूज कर जाएगा और वो बनाएगा जाइगोट, जाइगोट बना देगा। तो ये रहा स्पर्म, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम है। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो बना देगा वो जाइगोट। तो 23 और 23 मिलेंगे साथ में तो बना देंगे टोटल 46 क्रोमोसोम। तो आपकी एक नई जन्म की उत्पादी हो गई। यहां से पता चला कि बॉडी जन्म ले चुकी है, अब ये बन गया है जाइगोट। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, वो बात की कहानी है, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं आज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवम वहां तक पहुंचता कैसे है, और इन्हीं को पीरियड्स के रूप में कहा जाता है कि गर्ल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कई पिल्स के बारे में वो मैं बताता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वो मासिक चक्र, महाचक्र जिसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक चार्ट, एक मंथ, जैसे मान के चलिए जनवरी है, बिल्कुल शुद्ध में समझाता हूँ। जैसे जनवरी है तो जनवरी स्टार्ट हो रही है आपकी 1st डे से, और एंड है आपका 31 को, 30th मान लो, 30वें दिन। तो एक महीना कवर हो रहा है। तो इस महीने में ही किसी भी फीमेल के पीरियड्स भी आते हैं, पेनिंग भी होती है, और दोबारा से ओवम बनता भी है। वो देखिए किस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, ये पूरा सर्कल है जो कि यहाँ पे मैं 1st डे से स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहीं पे अगर ये पूरा मंथ कंप्लीट होगा तो यहीं पे आके कंप्लीट होगा, तो मैं 30th डे में कह सकता हूँ, बिल्कुल। तो अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल की, तो उसे एक शब्द से जाना जाता है, उस शब्द का नाम है मेनार्ज, मेनार्ज। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसे कहते हैं मीनोपॉज,
मीनोपॉज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल तब स्टार्ट होती है जब कोई भी फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में होती है। प्यूबर्टी स्टेज इन द सेंस हो गया 12 साल 13 साल, ये होता है मेनार्च स्टार्ट होने का। और ये डिपेंड करता है एक कॉन्टिनेंटल के, एक एरिया के, कि कहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी गर्माहट है। अगर आप कोई हॉट क्लाइमेटिक एरिया में हो और वहाँ पे गर्ल्स इवोल्यूशन के टाइम पे मतलब ग्रोथ ले रही हैं, तो वहाँ पे जल्दी भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे 10 साल में होगी, 11 साल में होगी, स्टार्ट हो जाएगी। मीनोपॉज गर्ल्स में, फीमेल्स में एक अप्रॉक्स देखा गया है कि 52 से 55 तक गर्ल्स की मीनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ओवम बनने बंद हो जाते हैं। इसके बाद ओवम बनेंगे नहीं, बाद में सरोगेसी आप करवाओ, खैर इसके बाद तो सरोगेसी भी फीमेल नहीं कर पाएंगी, ये बात की बात है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो निकल के आता है वो ये है कि जब पीरियड्स होते हैं किसी भी फीमेल के, तो उसमें बहुत किसी किसी के नॉर्मल भी रहेंगे और किसी किसी के पेनफुल भी होते हैं। तो पेनफुल पीरियड जब होते हैं तो उसको कहते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया, पेनफुल पीरियड्स। इसमें कौन सी टेबलेट्स ली जाती है वही बताऊंगा। और किसी किसी फीमेल में अगर पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं तो ये भी बहुत चिंता का विषय रहता है, उसे कहते हैं एमोनरिया, कि पीरियड्स नहीं होना। अब स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे कैसे बंद हो रहे हैं वो मैं समझाता हूँ। साइकिल कैसे चल रही है, जैसे मान के चलो ये जनवरी का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट से लेकर के यहाँ पे 5th डे मैं एक अप्रॉक्स रखता हूँ। किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रहेगा, वो किसी का 3 दिन भी होता है, किसी का 4 दिन भी, किसी का 5 दिन भी, एट लास्ट 5 से 6 दिन लास्ट करता है वो। तो इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं या तो ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ब्लीडिंग फेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान कोई भी फीमेल अपने बॉडी में से जो ब्लड है वो ब्लीड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है। अगर मैं इतना बनाऊं तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन होगी। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होगी, बॉडी में से बाहर निकल जाएगी। अब ये जो मेंस्ट्रुअल का जो ब्लीडिंग फेज होता है, ये अभी आप समझिए जो साइकिल चल रही है डॉट्स के बेस पे चल रही है, अलग अलग। अभी आपको थोड़ा सा वैसा रहेगा, पर जब जुड़ेंगे तब एक लाइन बनेगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा था एक्चुअली पूरी साइकिल में। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे रहेगा एंडोमेट्रियम में ब्लीडिंग फेज रहेगा। उसके बाद जो फेज दूसरा स्टार्ट होगा, इसको कहते हैं 5th से लेकर के 14th डे, आप मान लो यहाँ तक चलता है फॉलिक्यूलर फेज। इसके बाद फॉलिक्यूलर फेज या तो प्रोलिफरेटिंग फेज, प्रोलिफरेटिंग फेज, प्रोलिफरेटिंग फेज। यहां पे देखिए होता क्या है, यहां पे होगा ओवम है। अब जब ओवम बना, ये वाला बोर्ड दे देना निकाल के जरा मेरे को। ये वाला इसको बनाता हूँ, इससे बड़ा बन जाएगा। अब कोई भी ओवरी है, यहाँ पे किसी फीमेल की ओवरी ने ओवम निकाला, तो ओवम यहाँ पे पहुँचाएगा, इस तरफ ओवम पहुँचाया। तो ओवम डायरेक्टली ओवम नहीं होता। कोई भी बंदा अगर प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट की, तो डायरेक्ट वो आईएएस नहीं बन जाता है। आईएएस बनने से पहले उसका 1 साल का प्रिपरेशन पीरियड भी रहता है। तो ओवम डायरेक्ट नहीं बनता, ओवम का भी एक प्रिपरेशन पीरियड रहता है, वो पीरियड यहाँ पे काम करता है फॉलिकुलर फेज पे। अब यहाँ पे ओवम बनता कैसे है, जैसे ओवरी ने कोई भी एक ओवम निकाला, तो उसको हम कहते हैं ये छोटा सा डॉट, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे क्लियर है ना। इसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे होकर बड़ा होगा। प्राइमरी फॉलिकल जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो साइज में भी बड़ा लगेगा। अब इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, ये बड़ा कैसे हुआ? जैसे कि बचपन में मारम पिट्टी वाली बॉल से खेलते हैं, जैसे कि नॉर्मल कैसे बॉल न्यूज़पेपर से बनाते हैं, तो एक बॉल बनाई, उसके ऊपर अगर उसको थोड़ी मोटी करनी होगी तो एक और न्यूज़पेपर की रैपिंग करेंगे, है ना। तो जो रैपिंग कर रही है उसके हिसाब से उसकी मोटाई बढ़ी है उस सेल की या बॉल की। तो वैसा ही काम यहाँ पे हुआ है, पर यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर नहीं लपेटा है, एक अपने आप ही एक सेल आके इसके ऊपर ऐसे चढ़ गई और ये इतनी मोटी सेकेंडरी हमने इसको फॉलिकल बोल दिया। तो ये कौन है जो इसके ऊपर चढ़ा था? उसका नाम है ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो इसको और मोटाई दे रहे हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल आगे बढ़ता है और थोड़ा सा और मोटा होगा, क्योंकि 2-3 लेयर
ग्रैन्युलोसा सेल्स की उसके ऊपर चढ़ चुकी होंगी। तो यहाँ पे अब हम इसको कहेंगे टर्शरी फॉलिकल। उसके बाद थोड़ा और ग्रैन्युलोसा सेल्स चढ़ेंगे और अब यहाँ पे बन जाएगा बड़ा सा हमारा सेल जिसे कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। देखिए हमारी बॉडी में बिना हार्मोन्स का जल्दी काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे काम कैसे है, अब देखो यहाँ पे जैसे देश में बिना नेताओं के काम नहीं होता, हालांकि अच्छा हो बुरा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हमारी बॉडी में बिना हार्मोन्स के काम नहीं हो पाएगा। तो बिना हार्मोन के यहाँ पे मेन हार्मोन कौन काम कर रहा है, यहाँ पे मेन हार्मोन काम कर रहा है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक और काम करता है हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो जैसे मैंने बताया प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, तो इसको बनने में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही हेल्प कराएगा, कॉमन सी बात है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करवा रहा है, जब ग्राफियन फॉलिकल बना तो उसको तोड़ के, इसको हटा के इसके अंदर से एक ओवम बाहर निकलेगा। तो इसको रप्चर करने के लिए, इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने के लिए जब ओवम निकलता है तो उसको कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम यहाँ पे। तो जब ओवम निकलेगा तो इस पर्टिकुलर फेज को, यहाँ पे ओवम निकला तो इस पर्टिकुलर फेज को कहते हैं हम ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज यहाँ पे बहुत है समझने वाली चीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ओव्यूलेशन फेज पे क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे हमने मान के चला कि 30 दिन का किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल था। अब हमारा ओव्यूलेशन फेज कब हुआ, 14th डे पे, एक अप्रॉक्स मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हमारा ओव्यूलेशन फेज हुआ। तो हमेशा देखिएगा किसी भी फीमेल का या तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या तो 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अब ओव्यूलेशन फेज पे वो बोर्ड कहाँ गया, अब देखिए, अब ओव्यूलेशन फेज पे बिल्कुल मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओवरी ने अपने अंदर से ओवम को रिलीज कर दिया। जब ओवम को रिलीज करा, अब खुद सोचिए कि इससे पहले अगर कोई भी कपल या कोई भी लोग इस 14th डे से पहले अगर कॉइटस करें, कॉपुलेशन करें इससे पहले, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा या बेबी बन पाएगा। अगर कोई भी फीमेल या कोई भी कपल्स अगर कॉपुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे 14th डे से पहले, ये 14th डे से पहले अगर कॉपुलेशन कर रहे हैं तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, बेबी कंसीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले ओवम बना ही नहीं है। यदि कोई भी बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है और उसको स्टैंप और कानूनी चीज़ें मिलने से पहले अगर उससे बोला जाए कि आप ये जगह बनवा दो, ये सड़क बनवा दो, बनवा पाएगा, नहीं बनवा पाएगा। पर जब स्टैंप मिल जाएगा, कानूनी पावर मिल जाएगी, उसी टाइम वो काम कर पाएगा। तो ओवम यहाँ पे बन चुका है, अब जब बना है तभी तो काम कर पाएगा। अब ओवम का लाइफ स्पैन होता है 12 से 24 घंटे का, 12 से 24 घंटे का। और अगर यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर स्पर्म का आप लाइफ स्पैन देखो तो स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 4 से 5 डेज का, 4 से 5 दिनों का। तो अगर मान के चलो कि इस ओव्यूलेशन डे से पहले किसी भी कपल ने कॉइटस किया होगा, तो फिर यहाँ पे 4 से 5 दिन पहले तो ओवम उसके इस जो स्पर्म जो है वो उसके इस पार्ट से होता हुआ यहाँ कहीं पे होगा और जिंदा होगा अभी इस टाइम पे, बिल्कुल जैसे टाइगर जिंदा है, ये रहा इसमें से कोई ना कोई तो जिंदा ही होगा। तो जब ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ही फीमेल ने ओव्यूलेशन किया तो जो भी जिंदा होगा इसको जाके फर्टाइल कर सकता है और बेबी बना सकता है। पर अगर इससे भी पहले अगर किया होगा तो नहीं होगा। पर सबसे ज़्यादा कॉपुलेशन तब करें तब जाके अगर आपको बेबी चाहिए तो बिल्कुल ओव्यूलेशन डे पे, उसी टाइम पे स्पर्म भी हेल्दी हैं, आगे पहुंच जाएंगे, यहाँ से स्पर्म भी आगे पहुंचेंगे यहाँ से और तुरंत ही ओवम को जाके फर्टाइल कर देंगे और बेबी बन सकता है। अब इस यहाँ पे किसी भी फीमेल को या किसी भी कपल को बेबी कंसीव करना है तो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, यदि ओव्यूलेशन फेज पे, ओव्यूलेशन डे पे यदि वो कॉपुलेशन करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो बेबी होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उस दौरान वहाँ पे ओवम है। अगर आप इससे पहले करेंगे तो ओवम बना ही नहीं है। तो अगर आपने इससे पहले कॉपुलेशन किया है तो यहाँ पे स्पर्म जो है रहेगा, 5 दिन 4 दिन पहले किया है तो स्पर्म वहाँ पे जिंदा है, तो यहाँ पे ओवम जो है यहाँ पे जब बनेगा तो इसको फर्टाइल कर सकता है। पर अगर आपने इसके बाद किया, 1 दिन बाद, ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओवम अब है ही नहीं वहाँ पे। ओवम अपना जब पैदा हुआ तो लाइफ स्पैन के हिसाब से 12 से 24 घंटे बाद वो खत्म हो चुका है। अब ओव्यूलेशन डे निकालें कैसे, पता कैसे चले कि ओव्यूलेशन डे कब है, तो उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे किसी भी फीमेल का फर्स्ट पीरियड
जो आया, अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ भी शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि कपल्स तो जाहिर सी बात है ये तो बात होगी ही। तो फर्स्ट पीरियड में अगर जनवरी में है और अगला नेक्स्ट पीरियड 1 मंथ के बाद ही फैब में आ रहा है फर्स्ट पीरियड, तो उस बीच का दौरान जो ड्यूरेशन है वो 30 या 28 दिन का 1 मंथ के आसपास होता है, 28 या 30 दिन का होगा। तो जब इतना है, एक आप एजम्पशन ले लें कि कब आया था, मान के चलो कि 30 तारीख को आया था फर्स्ट, वो ड्यूरेशन था उसका। तो आपको एक फॉर्मूला करना है कि m-14, m क्या है यहाँ पे, m मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने दिन की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, 30 दिन की थी, उसमें से 14 दिन घटा दो, तो अब आपका 16th डे पर आपका ओव्यूलेशन डे आएगा। अगर 1 फरवरी में फर्स्ट डे पर आपका जो है फर्स्ट पीरियड आया, तो 16 फरवरी को अब उस फीमेल का ओव्यूलेशन डे होगा। तो यदि आप 16 को, 15 को, 14 को और मेजरली 16-15 को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे बेबी कंसीव होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब इससे पहले लगे रहो, साल भर लगे रहो, अब जब ओवम है ही नहीं वहाँ पे, तो बनेगा कैसे, बेबी बनेगा ही नहीं। अब इसके बाद चाहे लगे रहो, 16 तारीख के बाद में चाहे लगे रहो, पूरा ड्यूरेशन लगे रहो, जब ओवम ही नहीं है तो बेबी कंसीव होगा नहीं, ऐसे साल भर लगे रहो। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि कब बेबी को कंसीव करने के लिए टाइमिंग ड्यूरेशन सबसे सूटेबल रहेगा। अब इसके बाद क्या है, ओव्यूलेशन डे के बाद अगर किसी तरह से मान लो कि वहाँ पे, यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक डायग्राम दोबारा, ये कुछ डायग्राम, हर बार कोई नया एलियन बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता पता नहीं क्या बन जा रहा है। ओवरी, ये भी ओवरी है। तो अगर मान के चलो कि कॉपुलेशन नहीं हुआ फीमेल का, जाहिर सी बात है कॉपुलेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ओवम यहाँ पे वेट कर रहा है, ओवम ने वेट किया। जब ओवम वेट कर रहा है, स्पर्म गए नहीं, तो ओवम कब तक वेट करेगा, जब तक उसका लाइफ स्पैन है। उसका लाइफ स्पैन है कितना, 12 से 24 घंटे का। तो उसने वेट किया, तो वो अब इस वाले फेज में पहुंच गया, बड़े से फेज में। इसका फेज का नाम है ल्यूटियल फेज। अब यहाँ पे क्या होगा, ओवम जब आगे पहुंचा, यहाँ पे स्पर्म आया नहीं, ये रहा ओवम। जब स्पर्म आया नहीं तो ओवम क्या करेगा, अपने आप को तोड़ लेगा। अब ये ओवम अपने आप को टुकड़ों में तोड़ेगा, ये ओवम ने अपने आप को टुकड़ों में तोड़ लिया। इन टुकड़ों को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करेंगे, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो फीमेल की ये जो लाइनिंग है वेजाइना की, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे, इसको बनाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाएगा। और क्योंकि अब इसके बाद दोबारा से ही वही ब्रेकडाउन वाला फरवरी का पहले से लेकर 5वें दिन आने वाले हैं, तो ये जो लाइनिंग बनी थी ब्लड की इकट्ठी हुई थी, तो वही दोबारा से रिलीज आउट हो जाएगी यहाँ पे। अब अगर मान के चलो कि ओवम यहाँ पे फर्टाइल हो जाता, किसी भी केस पे फर्टाइल हो जाता और किसी को बेबी कंसीव नहीं करना है, तो उस टाइम पे उसको कौन सी पिल लेनी है, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान के चलो आपने कॉपुलेशन किया और 24 घंटे और 72 घंटे के अंदर अंदर यदि आप आई पिल ले लें, और डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, ये उन्हें कि जाके खाली 5-6 गोली नहीं, डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही आई पिल ली जाए, कोई भी एक ऐसी गोली ली जाए। और आपको ये नहीं है कि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं तो वो करेगी, पर आईपी ले लेंगे 24 से 72 घंटे के अंदर, तो बेबी कंसीव नहीं होगा, ये होता है। और कई सारी क्या कहते हैं पेनफुल वाली पिल्स हैं, जो कि आप पेनफुल से, किसी के अंदर पेन हो रहा है तो वो आपको बचा सकते हैं वाली पिल्स। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना वो पिल नहीं लेनी है आपको। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मान के चलिए कि ये वाला जो एंडोमेट्रियम वाला फेज है, यहाँ पे ब्रेकडाउन वाली अगर मैं बात करूँ, तो फीमेल को कभी भी इस बात को लेकर टॉर्चर नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स की वो एकदम अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी भी गांव में किया जाता है ट्रीटमेंट ऐसा करके कि वो कुछ अलग हैं, जबकि बहुत पेनफुल पीरियड होता है, पेनफुल टाइमिंग होती है। क्योंकि एवरी पीरियड, हर महीने एक फीमेल अपने अंदर से, बॉडी में से 50 से 90 ml के बीच में ब्लड फ्लो कर देती है। और यही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से फीमेल के अंदर ब्लड कम होता है, क्योंकि जब वो मंथली ब्लीड आउट कर दे रही हैं तो फिर वो कर देंगे। और फिर प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है कि उनको, समझिए बात को, कि उनको उसी प्रोसेस में बाहर नहीं दिखाना है कि हमारे को ऐसा वो 5 दिन चल रहे हैं इस दौरान, जैसे आज भी हैं,
कई सारे फीमेल्स का, लाखों फीमेल्स का आज का वो पीरियड डे चल रहा होगा, पर किसी को, आदमी को, लड़के को खबर नहीं होगी, जताती नहीं है, बोलती नहीं है और बोलना चाहती भी नहीं है फालतू में, क्योंकि ट्रीट ही गलत करेंगे। ट्रीट कौन गलत करेगा? फीमेल फीमेल को गलत ट्रीट नहीं करेगी, फीमेल मेल के एस्पेक्ट्स में मेल गलत सोच लेते हैं, इस वजह से ट्रीट गलत करेंगे। तो ये हम लोगों की, इन द सेंस मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप फीमेल को अच्छे वे में ट्रीट करें। और जाहिर सी बात है, इसीलिए बसेस में, ट्रेन्स में लिखा रहता है कि रिजर्व फॉर फीमेल्स। तो फीमेल की रिजर्वेशन वो गलत बात नहीं है। जब आपकी बॉडी में कट लगेगा और जब ब्लड निकलता है तो उसका दर्द आप ही समझ सकते हैं। जिसको पीड़ा होगी, दर्द उसी को होता है, उसी को समझ में आता है। तो एक जिम्मेदार इंसान, जेंटलमैन के रूप में आप समझिए इस बात को कि उनके लिए सीट रिजर्व इसीलिए की जाती है कि आपसे डायरेक्ट आके कोई फीमेल बोल तो देगी नहीं कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, मुझे बैठने दो। ये आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें खुद सीट ऑफर करें। आप लड़के हैं, आपको इतना कोई पीरियड नहीं हो रहे हैं, आपको तो नहीं हो रहे हैं किसी लड़के को, तो आप खड़े हो सकते हैं और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे ख्याल से कोई भी फीमेल उस दौरान ये ज़रूर सोचती है कि काश मैं लड़का होती तो मुझे पीरियड्स नहीं होते, ये क्योंकि बहुत दर्दनाक है। ब्लड में से इतना फ्लो आउट हो जाए बॉडी में से तो वो दर्दनाक होता है। तो ये देखिए, और कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि, समझदार लड़कियां जल्दी, ये नहीं सब लड़कियां समझदार होती हैं, तो वो जो मीम जो ट्रेंड कर रहा है विमेन विमेन वाला, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फालतू का है। इतना ज़्यादा विमेन, यार वो देखो ना, झेल कैसे नहीं। देखो, मरने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं, आप कैसे भी मर सकते हैं, पर जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता है, वो भी विमेन। तो ये भी ट्रेंड होना चाहिए, है कि नहीं? उसके अलावा जन्म नहीं ले सकते हैं। मरने के लिए मर जाओ, जहर खा लो, पटरे पे पहुंच जाओ, पर जीने के लिए फीमेल ही चाहिए। वहीं से मिलेंगी तो वहीं से ओवम आएगा। तो वो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए साथ में फीमेल के। ट्रेन में सीट हो, बी लाइक अ जेंटलमैन, रिस्पेक्ट अ विमेन, हमेशा फीमेल की इज्जत करें किसी भी एस्पेक्ट में लेकर के उसकी। और कोई भी लड़की को, समझदार लड़की को, बस कोई बॉडी बिल्डिंग या कोई जॉन सीना नहीं चाहिए होता है। वो जो इंसान उसको समझे, वो इंसान जो उसकी जेंटलमैन हो, जो इस बात को समझे, बस उतना ही काफ़ी होता है समझने वाला। तो यही चीज़ है फीमेल। अब ये बनाने का वीडियो का मकसद ये था आपको प्रोसेस समझ में आ जाए और हमें क्यों रिस्पेक्ट और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये उनको एक वरदान दिया गया है। आप उनके बिना पैदा नहीं हो सकते थे और उनके बिना जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंसानियत की, किसी भी जानवर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता उसकी जनरेशन को बिना किसी फीमेल के। तो ये प्रोसेस है इसका। और इसमें आपको जो कुछ भी पूछना हो वो कमेंट्स में पूछ लीजिए, और आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे